Hi friends, my name is दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम करंट अफेयर्स करेंगे एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जो भी न्यूज़ है, हमने अपना सेशन जो है आपको हर हफ्ते हम इस टॉपिक के रिलेटेड करंट अफेयर्स बताएंगे, जिसमें आपको जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। ठीक है, तो हम टॉपिक्स क्या कवर करेंगे। एक तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कवर करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, प्रमोशन ऑफ हर्बल मेडिसिन के लिए जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम कर रही है उसके बारे में। इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट जो हमारा स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कोल रिलेटेड एनसीएआई है उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक डेमोक्रेसी इंडेक्स की रेटिंग आई है 2020 की, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्लाइड। हमारी फर्स्ट स्लाइड किसके बारे में बात कर रही है, ये बात कर रही है आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी। RBI's monetary policy committee has decided to keep the policy rates unchanged. ठीक है, so what have they decided? They have decided not to change with the policy rates. ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, उन चीज़ों के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेती है। ठीक है, द एमपीसी हैज पेग्ड द रियल, जो हमारा रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, वो क्या रहेगा 10.5% इन 2020 एंड 21। तो इन्होंने अपना एक टाइप से बता दिया कि हमारी इतनी ग्रोथ रहेगी। इसमें जो कैश रिजर्व रेशियो है इन्होंने वो भी चेंज नहीं किया एंड दे हैव केप्ट इट 4%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी मींस के इसका एक लीगल स्टेटस है एंड इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके अंडर ही आरबीआई बना था, फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब एक अपना इंडिया में एक प्राइस स्टेबल रहे। ठीक है, वाइल कीपिंग माइंड इन द ऑब्जेक्शन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्राइस तो स्टेबल रहे बट उसके साथ साथ ग्रोथ भी हो, तो इसके लिए क्या काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब ये क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द देन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ जो आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल, द नेम इज इंपॉर्टेंट, रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन्होंने कहा था इसको बनाओ सो दैट एक मैकेनिज्म एक कंट्रोल करे जो इंडिया में महंगाई है, बाकी चीज़ें रिलेटेड क्या कौन कंट्रोल करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। ठीक है, द गवर्नर, इसके बारे में पढ़ते हैं एमपीसी के बारे में क्या कहता है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो जो गवर्नर होगा, जो ऑब्वियसली जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो चेयरमैन ऑफ द कमेटी अपने आप ही होगा। ठीक है, द कमेटी कंप्राइजेज 6 मेंबर्स। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन को मिला के मतलब 5 और होते हैं, एंड 3 ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, चेयरमैन हो गया और 3 ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, ये सारे, एक तो आरबीआई काम कर रहा है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें एमपीसी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिसीजंस आर टेकन। जो भी देखो, जो भी रिवर्स रेपो रेट इन्होंने रखना है उसके डिसीजन कौन लेगा, आर टेकन बाय मेजोरिटी। ठीक है, अगर सपोज 5 मेंबर डिसाइड कर रहे हैं तो 4 या 3 एक तरफ है और 2 नहीं है, तो टेकन विद द मेजोरिटी एंड मतलब मेजोरिटी डिसाइड करेगी उसमें डिसीजन, एंड द गवर्नर इन केस टाई हो गया, हैविंग द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। अगर मेंबर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो टाई के टाइम पे गवर्नर के पास ही वोट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमपीसी के बारे में। द एमपीसी डिटर्मिन्स द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो हमारा रेपो रेट होता है जिसके बारे में हमने बात की थी, रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। देखो, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होनी भी चाहिए। तो एक इकोनॉमी, एक इंडिया का पूरा जो भी हमारा अर्थव्यवस्था है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए एमपीसी काम करती है। यही डिसाइड करती है कितनी महंगाई बढ़ाएं, कितनी घटाएं, सो दैट एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव हो इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारी थी एमपीसी रिलेटेड आरबीआई की न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। ठीक है, हम हर्बल मेडिसिन की प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है इसको। लेट्स सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रमोट एंड पब्लिसाइज हर्बल मेडिसिन। इन्होंने क्या किया, एक हर्बल मेडिसिन को आगे लाने का या बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टेप लिया है। एंड लेट्स सी क्या क्या कवर है इसके अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Another SCSP TSP मोबाइल हेल्थ प्रोग्राम इज बीइंग कैरिड आउट बाय द काउंसिल। ठीक है, एक ये काउंसिल है जो इसके बारे में, जो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में प्रोग्राम कैरी कर रहा है। अनदर थिंग है, अंडर दिस प्रोग्राम अब क्या कवर कर रहा है,
villages having SC ST population, scheduled caste and scheduled tribes population have been selected, ठीक है, to create awareness किसके रिगार्डिंग, for preventive aspects of different diseases। तो इनको इसके बारे में बताया जाएगा जो जो डिसीजेस उसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि विलेजेस कवरिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। आगे क्या है, द मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल आयुष मिशन। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फाइनेंसेस वगैरह हैंडल करती है, एंड इज अंडर द नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। एज पर द स्कीम गाइडलाइंस द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर, मतलब अगर स्कीम के बारे में देखें, स्कीम क्या कवर कर रही है, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्रायोरिटाइज मेडिसिन प्लांट्स ऑन फार्मर्स लैंड, मतलब एक इसके फार्मर्स लैंड के ऊपर ये वाली जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनकी कल्टीवेशन होगी। सेकंड किस चीज़ के लिए प्रायोरिटाइज करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सरीज विद बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर रेजिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल, मतलब बेसिकली क्या है, इन्होंने इसको प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विद फॉरवर्ड लिंकेजेस, कि आगे जो हमने हार्वेस्ट कर लिया उसको आगे कैसे हम लेके जाएं, या मार्केट में कैसे यूज करें, या उसको इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर उसे स्टोर करना है या मशीनरी लगानी है उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड NMPB, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब एक तो ये बोर्ड हो गया, एंड एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैव सपोर्टेड 2,27,9 हेक्टेयर एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। देखो मेडिसिनल प्लांट्स आपको सबको पता है कि हमारे आयुर्वेद और यूनानी जो भी मेडिसिन हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये अब जो हमारे कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उसको ऊपर लाने का एक जरिया है। तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 से लेके 2014 और 2015 तक इन्होंने इतना एरिया मेडिसिनल प्लांट्स कल्टिवेशन के लिए लेके आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड द नेम ऑफ द बोर्ड इज नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड, ठीक है जी, ठीक है। आगे यूनानी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। यूनानी मेडिसिन क्या है, यूनानी मेडिसिन इज अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव किसको, एलोपैथिक को, मेडिसिन दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस बट इज नाउ प्रैक्टिस्ड प्राइमरीली इन इंडिया, मतलब प्राइमरीली मतलब इंडिया में ही इस टाइम तो प्राइमरी तौर पे प्रैक्टिस हो रही है, छोटी मोटी कहीं और हो रही होगी। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ हर्बल रेमेडीज, जो हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, डाइटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज, ठीक है, मतलब और क्या हम उसको दे सकते हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो मेडिसिन हम यूजुअली लेते हैं उसकी जगह, एंड एड्रेस द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो कोई भी किसी को डिजीज होती है उसके लिए हम ये अपना जो पुराना तरीका है उसको यूज करेंगे जो कि ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करे, या इनकेस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट में काम आए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिशनर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन अचीविंग अ बैलेंस ऑफ द बॉडीली फ्लूइड्स नोन एज द 4 ह्यूमर्स, ठीक है, ह्यूमर्स जो भी कह सकते हो, इसमें क्या क्या कवर करते हैं 4 ह्यूमर्स में, ब्लड, फाइलम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ठीक है, इज एसेंशियल टू हेल्थ, ठीक है। ये इस बेसिस पे चलता है कि किस बेसिस पे हमारी जो यूनानी मेडिसिन चलती है, ये ब्लड, फैलम और येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल के बेसिस पे इसको ट्रीट करते हैं, या इसके जो हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ा के या कम करके उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, another key principle of Unani medicine is that the disease is a result of an imbalance in, मतलब कहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई जो तत्व है उसका इम्बैलेंस हुआ है और इसी कारण आप बीमार हो रहे हो। तो किन किन चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एयर, अर्थ, वाटर, फायर, दीज 4 एलिमेंट्स थ्रू आउट, मतलब अगर ये आपके एयर, अर्थ जो हम नॉर्मली बॉडी में कहते हैं तत्व हैं जो हमारी बॉडी के, उनमें कुछ ऊपर नीचे होता है, केमिकल लोचा जो होता है, अगर उसमें कुछ होता है तो उसको कारण इसको पहले तो अगर तो कुछ ऊपर नीचे तो उसको तो लेवल पे लाएंगे, ठीक है। और ये कहता है कि उनके ही ऊपर नीचे होने से आप बीमार होते हो, उनको आप रेगुलेट कर लो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, एक हेल्दी आपकी बॉडी रहेगी, ठीक है। एग्जिस्ट इन नेचर इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी, ये कहता है एक तो नेचर में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड ह्यूमन बॉडी में भी यही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। So that is the basic principle of it. Next is e-चारक, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, इज द एप्लीकेशन डेवलप्ड टू प्रमोट एंड मार्केट मेडिसिनल प्लांट्स। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन डेवलप्ड टू मार्केट एंड प्रमोट मेडिसिनल प्लांट्स, तो उसका नाम है ई-चारक, ठीक है। चारक के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी अगर नाम कहीं आस्क
कहीं पूछ लेते हैं तो उसके लिए आपको चारक पता चल जाएगा कि क्यों हम इसको मेडिसिनल प्लांट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन, अपनी नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, एक स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है। इट इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स फॉर सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। सो इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट से स्कीम किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, बूस्टिंग टेक्सटाइल सेक्टर थ्रू इट्स वेरियस स्कीम्स सच एज, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेटेड एक स्कीम बनाई है, इसमें टेक्सटाइल जो है इसको बूस्ट करने के लिए स्कीम्स सच एज अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया एटॉफ्स। ठीक है, ये जो स्कीम है, बाकी एक मतलब अम्ब्रेला स्कीम कह लो कि बाकी स्कीम्स को एक पुश करने के लिए। ठीक है, स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पावर लूम सेक्टर। ठीक है, पावर टेक्स, पावर लूम आपको पता है जो हम बनाते हैं, पावर टेक्स के बारे में बात की है। व्हाट इज पावर टेक्स? अगर आपको नहीं पता, पावर टेक्स इज अ फैब्रिक हार्डनर। ठीक है, अगर फैब्रिक है उसको हार्डन करने के लिए केमिकल है, एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, वाटर बेस्ड अल्टरनेटिव टू एक्रिलिक। ठीक है, जो भी है ये अल्टरनेटिव है एक तरीके का एक्रिलिक के, एंड यू कैन यूज इट फॉर आर्टवर्क, स्टैचूज, पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी, एंड इट इज बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, पावर टेक्स इज अ हार्डनर फॉर ऑल अब्सॉर्बेंट एंड नेचुरल मटेरियल सच एज टेक्सटाइल्स। कहाँ का यूज होता है पावर टेक्स? अगर कई बार आपको टेक्नोलॉजी का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कहाँ का यूज होता है ये? इट इज यूज इन टेक्सटाइल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लश एंड फाइबर ग्लास। तो बेसिकली एक तरह से बाइंडर है, एक हार्डनर है जो कि चीज को यूजेबल बना देता है। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, व्हाट इज दिस टर्म टेक्निकल टेक्सटाइल? ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स विच हैव बीन डेवलप्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस, मतलब डालने के लिए नहीं, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। हियर आर एग्जांपल्स। ठीक है, सुपर अब्सॉर्बेंट मेडिसिनल टेक्सटाइल्स होते हैं जो यूज्ड इन वाइप्स, हम वाइप्स जो घर पे यूज करते हैं उसके लिए है। ठीक है, वाउंड ड्रेसिंग, ठीक है, खून बहुत निकल रहा है उसके लिए, एंड नैपीज वगैरह में जो टेक्सटाइल यूज होता है ये टेक्निकल टेक्सटाइल है, मतलब इनका प्रैक्टिकल एक पर्पस है। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्सटेटिक एक नाम से है, इज द नेम ऑफ न्यू यार्न। ठीक है, एक न्यू यार्न है विच यूजेस सिल्वर इन इट्स प्रोडक्शन। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सिल्वर किस उसमें यूज होता है तो उसका नाम है एक्सटेटिक। ठीक है, एस्थेटिक से लिया गया वर्ड है एक्सटेटिक। ठीक है जी, इसमें क्या है, बाकी जो स्कीम्स कवर्ड है इसमें स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, मतलब जो हैं स्कीम फॉर एडिशनल ग्रांट फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अंडर SITP। ठीक है, अपैरल जो भी कपड़े वगैरह मैन्युफैक्चर करने के यूनिट्स हैं उनके लिए स्कीम है। जूट के लिए स्कीम है ये, आई केयर, इंप्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अगली स्कीम कौन सी है? इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये इंक्लूड होगी। अगली स्कीम कौन सी है? सिल्क समग्रा। ठीक है, ये एक स्कीम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्कीम्स है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसके अंडर कवर हो रही है जो इंटीग्रेटेड हमारा प्लान है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसके अंडर कवर है। इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कवर्ड है इसके अंदर। नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल्स प्रमोशन स्कीम, NERTPS जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये कवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लिवाइज, ये इसके अंदर कवर्ड है। स्कीम फॉर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड सपोर्ट फॉर गारमेंटिंग यूनिट्स, ये स्कीम भी इसके अंडर कवर्ड है। दीज स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड पैन इंडिया, ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ये इम्प्लीमेंट हो रही है, दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज कवर करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल has started commercial auction of coal mines on revenue share, मतलब revenue share मतलब कुछ आप रखो कुछ हम रखेंगे on revenue share basis। ठीक है, let's see क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। It is in order to arrive at the revenue share based on market price of coal, national coal index, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, NCI नेशनल कोल इंडेक्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वॉज कंसेप्चुलाइज। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया NCI, इन्होंने पैरामीटर या एक डायमेंशन बना दी गई है। ठीक है, व्हाट इज NCI? लेट्स सी NCI के बारे में पढ़ते हैं। द NCI इज अ प्राइस इंडेक्स which reflects the change of price level of coal on a particular month। ठीक है, कि एक मंथ में क्या चेंज है रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर। ये कि इन्होंने एक बेस ईयर बना दिया, उसके रिलेटिव ये स्टडी करेंगे NCI में क्या क्या चेंज हो रहा है कोल की प्राइसेस में। ठीक है, लेट्स सी बेस ईयर कौन सा है बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है विच इज द बेस ईयर फॉर NCI नेशनल कोल इंडेक्स, इट इज
2017 and 18. फाइनेंशियल ईयर 2017 इज द बेस ईयर एंड इट वाज रोल्ड आउट, कब आया था ये? 4th June 2020. सो एनसीआई इज इंपॉर्टेंट, आपको पता है कोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का. द एम इज टू हैव एन इंडेक्स दैट विल ट्रूली रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ कोल. ठीक है, कोल की मार्केट प्राइस अगर डिटर्मिन करनी मुश्किल थी तो अब इन्होंने उसको ईजी करने के लिए एनसीआई डेवलप कर दिया है. आगे बढ़ते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे पास एनसीआई के? एनसीआई फॉर टैक्सेशन पर्पस. ठीक है, द कोल इंडेक्स विल बी द बेस इंडिकेटर. ठीक है, जो बेस इंडिकेटर रहेगा, कोल इंडेक्स विल बी द बेस इंडिकेटर. उसके हिसाब से टैक्सेशन हमारी जो बनेगी, ठीक है, इनकम के हिसाब से, हाँ भी पिछली इतनी थी, ये थी, तो उस हिसाब से हमारा एक टैक्सेशन पर्पस सॉल्व होगा. सेकंड थिंग क्या है? फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन ऑफ अपफ्रंट अमाउंट एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ माइन. मतलब अगर एक माइन है कहीं पे, है ना, जहाँ पे रिजर्व्स हैं, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एनसीआई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एस्केलेशन, मतलब कितनी कीमत बढ़ी है उसकी एनुअली. दिस इंडेक्स कैन बी द बेसिस, मतलब इसको बेसिस कैन बी, मतलब इसको बना सकते हैं कि कितनी कीमत बढ़ रही है, क्या हो रहा है कोल के साथ. बेसिकली एक पैरामीटर इन्होंने बना के दे दिया है. ठीक है, आगे जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, लेट्स सी, हमारी जो 5th न्यूज़ है आज की, इट इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इसकी एक रिपोर्ट आई है. इसमें इंडिया फॉल्स टू 53rd पोजीशन. इंडिया की पोजीशन पहले से गिर गई है. ठीक है, लेट्स सी इस न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, EIU की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. ठीक है, EIU की फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. ठीक है, इंडिया स्लिप्ड 2 प्लेसेस, हम 2 प्लेस नीचे गिर गए हैं, टू 53rd पोजीशन इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स. हम पहले से पोजीशन 2 नीचे गिर गए हैं. ठीक है, हमारी ग्लोबल रैंकिंग. ठीक है, लेट्स रीड किसमें क्या है. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक है, इज द रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन of economic group which provides snapshot of the state of democracy across the world. ठीक है, एक ये डेमोक्रेसी का मिरर कह लो, या ये स्टडी करता है कि किस किस स्टेट में, किस किस कंट्री में कैसी कैसी डेमोक्रेसीज चल रही हैं. ठीक है, ये आगे जाके कैटेगराइज भी चलता है कि किन की अथॉरिटेरियन रिजाइम है, किन की एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है. उस हिसाब से ये पूरी जो भी डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को क्लेम्ड करती हैं, उनके बारे में एक स्टडी करता है. ठीक है, लेट्स सी आगे क्या कह रहा है ये. आगे कहता है इंडियाज ओवरऑल स्कोर फेल फ्रॉम, मतलब पहले इनका 6.9 था स्कोर इन 2019 टू 6.61, मतलब 6.9 से कितना गिर गया इनका? 6.61 इन द इंडेक्स. ऑब्वियसली अगर स्कोर गिरा है तो रैंक भी इनका पीछे जाएगा ही जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द EIU, द डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग अथॉरिटीज एंड क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज. ठीक है, जो भी आपको पता है हालात खराब हुए थे, उस कारण इन्होंने हमारी जो रैंकिंग है उसको नीचे भेज दिया. हैव लेड टू फर्दर डिक्लाइन इन इंडियाज रैंकिंग. ठीक है, आपको पता है थोड़े से हालात इंडिया के खराब ही चल रहे हैं. बेसिक रेलेवेंस टू जो हमारा फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, या उससे पहले जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग वाला, उसको भी दे मे हैव टेकन इनटू अकाउंट, एंड दैट इज व्हाई दे सेड कि भी इसकी हमारी जो रिपोर्ट आई है, जो हमारा स्कोर है वो हमारा नीचे चला गया, इट हैज डिग्रेडेड. लेट्स सी क्या कहता है. द रिपोर्ट हैज कवर्ड 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ठीक है, इन्होंने 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज कवर की हैं. ठीक है, उसको देख के इन्होंने रिपोर्ट बनाया. दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द रिपोर्ट. ठीक है, इसमें सबसे टॉप पे कौन रहा? ठीक है, नॉर्वे टॉप द EIU. ठीक है, नॉर्वे ने जो फर्स्ट रैंक इसका आया, नॉर्वे का आपको पता है हैप्पीएस्ट कंट्री है, और बाकी चीज़ें जो है नॉर्वे की बहुत अच्छी हैं. ठीक है, इन द लेटेस्ट डेमोक्रेटिक रिपोर्ट टाइटल्ड, इसका टाइटल क्या आया जो 2020 की रिपोर्ट आई है, टाइटल इज इंपॉर्टेंट. डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ फॉलोड बाय. ठीक है, जो इसका टाइटल है. ठीक है, इन हेल्थ एंड बाकी जो कंट्री जिन्होंने नॉर्वे के पीछे जो कंट्रीज है या जिनका रैंक आफ्टर नॉर्वे है, दैट इज आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा. कनाडा तो पता ही है पंजाबियों की फेवरेट है. मेकिंग अप द टॉप 5. तो टॉप 5 में कौन कौन है? नंबर 1 पे नॉर्वे है, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा. ठीक है जी, ये नाम, अब फर्स्ट नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी
Out of the 165 independent states and 2 territories, the democracy index classifies 23 countries. मतलब इनमें जो 23 countries हैं has been classified as fully democracies, मतलब full democratic है भी। हाँ, उनमें कोई झोल झाल नहीं है, कोई भी किसी तरीके का गेम नहीं है, कोई भी धक्का नहीं चल रहा किसी के साथ। So that is it. 52 as flawed, मतलब ये तो बेवकूफ बनाते हैं कि भी थोड़ा सा भी डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है, मतलब फ्लॉ कर रहे हैं, डेमोक्रेसी वहाँ है ही नहीं, मतलब लिमिटेड है, एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं यूज करते उसके लिए, ठीक है। 35 years हाइब्रिड रिजाइम्स, मतलब अपने तरीके से कोई न्यू रिजाइम बन गया। एंड 57 एज अथॉरिटेरियन रिजाइम्स, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह के क्लासिफिकेशन कर दी है 165 कंट्रीज की, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट आगे क्या कहती है, 75 ऑफ द 167 कंट्रीज एंड टेरिटरीज कवर्ड बाय द मॉडल, 44.9% ऑफ द टोटल आर कंसिडर्ड टू बी डेमोक्रेसीज इन 2020। मतलब इन्होंने जितना किया है उसमें एक्चुअल कितना मानते हैं, 44.9 इन्हीं को मानते हैं कि ये एक्चुअल डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है। लेट्स सी इन 2020 द नंबर ऑफ फुल डेमोक्रेसीज इंक्रीज टू 23, ठीक है। इन 2020 जो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज टू 23 एज कंपेयर टू 22, मतलब कि एक ही इंक्रीज हुई है। द नंबर ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसीज फेल बाय 2, पहले जो फ्लॉ की थी पहले दैट इज 52, पहले 54 थी, अब 52 हो गई है। एंड द रिमेनिंग 92 कंट्रीज इन द इंडेक्स, 57 आर अथॉरिटेरियन रिजाइम्स, ठीक है, इसने क्लासिफिकेशन बता दी। एंड इंक्रीज फ्रॉम 54 इन 2019, मतलब 57 से 54 हो गई है। एंड 35 आर क्लासिफाइड एज हाइब्रिड रिजाइम्स, डाउन फ्रॉम 37 इन 2019, ठीक है। लेट्स सी हमारे जो नेबर्स हैं इनका क्या स्कोर रहा है अमंग्स इंडियाज नेबर्स, ठीक है। द रैंक ऑफ श्रीलंका इज 68, मतलब हमारे नजदीकी हैं, एंड इज क्लासिफाइड एज फ्लॉड डेमोक्रेसी, भी फ्लॉड है, ठीक है। बांग्लादेश का कितना है 76, भूटान का कितना 84 एंड पाकिस्तान तो 105। सो दैट इज सब्सटैंशियल डिफरेंस एंड आर क्लासिफाइड इन द हाइब्रिड रिजाइम, मतलब कि इन्होंने डेमोक्रेसी की जगह कोई हाइब्रिड चीज बना दी है, ठीक है। अफगानिस्तान का भी रैंक देख लेते हैं, हमारा एक दोस्त है जो अफगानिस्तान इज रैंक्ड 139, सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो अमंग्स हमारे जो आसपास नेबर्स हैं अफगानिस्तान का सबसे लास्ट रैंक है। एंड क्लासिफाइड एज अथॉरिटेरियन रिजाइम, वहाँ अथॉरिटी चलती है इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो EIU नाम इंपॉर्टेंट है, इंडिया का नाम, इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है, कितना इंडिया का स्कोर गिरा, इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, तो इस न्यूज़ में हम वो चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। सारी ज़रूरत नहीं है, बट जो जो इंडिया रिलेटेड है वो कवर करना, और जो कंट्री फर्स्ट है उसके बारे में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हमने ज़रूर वो चीज़ याद करनी है बच्चों। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे, एंड हम आपके पास नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे एंड विल बी डूइंग गुड विद द सेशन। अब हमारे साथ बने रहिए एंड सो दैट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी रहे। थैंक यू।